या न्यूक्लियस प्लॉट समझाते हैं। पोलर प्लॉट और न्यूक्लियस प्लॉट ऑलमोस्ट सेम है, जो कि एक बोर्ड प्लॉट और पोलर प्लॉट ये भी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी बेस्ड है, यानी कि साइनोसोडियल एनालिसिस है। जब साइनोसोडियल किसी सिस्टम को फंक्शन देंगे और फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज करेंगे तो कैसे उसके अंदर जो है मैग्नीट्यूड या उसका एंगल चेंज होता है, ये हम इसमें चेक करते हैं। तो पोलर प्लॉट और न्यूक्लियस प्लॉट, बोर्ड प्लॉट ये और हार्वेस्ट जो है क्राइटेरिया, रूट हार्वेस्ट क्राइटेरिया, ये जो है एक तरीके से सब सिमिलर्स हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या है। पोलर प्लॉट में GSHS ओपन लूप सिस्टम, ये क्या है? ओपन लूप है, ठीक। तो ओपन लूप सिस्टम हमारा, जब हम उसे फीडबैक करेंगे तो सिस्टम कहीं क्लोज लूप जो है वो सिस्टम कहीं अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हमें इसमें चेक करनी है। तो इसे चेक करने का जो तरीका है, तो इसमें हम एक प्लॉट बनाएंगे। जो प्लॉट किसके बीच में बनेगा? एक मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल। ये मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है, और एस की जगह हमें क्या करना है? जे ओमेगा करना है। तो एस को हमें, ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी बेस्ड, तो ये फ्रिक्वेंसी वाला एनालिसिस हो गया, और एस डोमेन से ये फ्रिक्वेंसी डोमेन बन गया। तो जे ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है, और ओमेगा की वैल्यू 0 से लेके, यानी फ्रिक्वेंसी हम 0 से लेके और इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या क्या वेरिएशन आ रहा है और एंगल में क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, अगर उसे हम किसी प्लॉट में या ग्राफ में बनाएं, उसको हम जो है पोलर प्लॉट कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है अगर कैसे दिखाना, एक ही ग्राफ के अंदर ये दोनों चीज़ एक साथ दिखानी है, तो इसको दिखाने का तरीका है ओरिजिन से जो है लेंथ, ओरिजिन से नापेंगे तो उसकी लंबाई जो होगी उस वेक्टर की, उसको जो है मैग्नीट्यूड बताएगा, और वेक्टर जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना बना रहा है वो जो है एंगल बताएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे से जब एंगल किसी वेक्टर का देखेंगे तो माइनस में लिया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको मैंने एक ये पोलर प्लॉट का एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम बनाया है। तो पोलर प्लॉट में देखिए, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये 0 माइनस का 90। जब नीचे रहेंगे तो सारे डायग्राम माइनस के होंगे, तो -90, -180, -270, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यही लाइनें क्या हो जाएंगी? ये 0 प्लस का 90 प्लस का 180 डिग्री प्लस का 270 डिग्री, यानी कि इस वाली लाइन को हम माइनस का 90 डिग्री भी कह सकते हैं और प्लस का 270 डिग्री भी कह सकते हैं, दोनों से। तो इन वाली लाइनों को जब ये काटेगा तो ये हमारा पूरा एक जो है 360 का डिग्री का एक एंगल हो गया, ठीक। और मैग्नीट्यूड कैसे दर्शाएंगे? मैग्नीट्यूड हम 0 से जो है कहीं का भी नापेंगे तो उसकी जो लंबाई होगी उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो जैसे अगर कोई कहे कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये एंगल बना रहा है इसे थीटा कहेंगे, और इधर से जब नापेंगे तो माइनस थीटा, और इधर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से जब नापेंगे तो प्लस थीटा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा या -5। ये है हमारा एक मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल का ग्राफ है, जिसमें हम ओमेगा की वैल्यू या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं और एक ग्राफ बना रहे हैं। तो इसे हम जो है पोलर प्लॉट कहते हैं। और ये जहाँ पर देखिए, इस वाली लाइन को हम क्या कह रहे हैं? -180 डिग्री। तो ये वाली लाइन को जब भी ग्राफ काटेगा तो जिस फ्रिक्वेंसी पे काटेगा उसे हम कहेंगे आपका गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। तो ये वो फ्रिक्वेंसी गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी पर जो एंगल है वो -180 डिग्री हो जा रहा है। तो उस वक्त मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कहाँ से नापेंगे? यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी मैग्नीट्यूड की जो लंबाई है वो हमारा, इसको हम कहेंगे गेन मार्जिन। तो इस वाली लंबाई को हम गेन मार्जिन कहेंगे जब उस वक्त फेज एंगल पर जब हमने इसको नापा, ठीक। ऐसे ही जब ये -1 मैग्नीट्यूड जो है -1 + j0, ये क्रिटिकल पॉइंट है जिससे हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी जो है ये एक सर्किल बनाया जिसका हमेशा रेडियस, इसका रेडियस क्या है? 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका पूरे का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो इसको जहाँ भी कोई ग्राफ हमारा यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के सर्किल को काटेगा, जहाँ भी काटेगा, उस फ्रिक्वेंसी को गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी करेंगे, क्योंकि उस वक्त गेन क्या हो जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उसकी क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है। तो उसको गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जब मैग्नीट्यूड किसी सिस्टम का 1 हो जाए, ठीक। और उस फ्रिक्वेंसी, और लेकिन उस वक्त फेज क्या है? इस वक्त फेज की सिचुएशन क्या है? तो यहाँ से इसको हमने जब वेक्टर बनाया तो यहाँ से इसको एंगल को जब नापा तो -थीटा,
तो माइनस थीटा में 180 डिग्री को अगर ऐड कर दें, प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो उस एंगल को या उस सिस्टम को हम फेज मार्जिन कहते हैं। तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा को जो है हम फेज मार्जिन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हमें फेज मार्जिन निकल के आया, यहाँ से हमें गेन मार्जिन निकल के आया। तो ये पोलर प्लॉट में हम लोग जो है करेंगे। अब न्यूक्लियस प्लॉट क्या है जी? न्यूक्लियस प्लॉट जो है हमारा, हम एक मिरर इमेज बनाएंगे जो कि इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक बनाएंगे। तो अभी ये जो ग्राफ बनाया हमने, इसका जो पोलर प्लॉट में हम कहाँ से चले थे? जीरो से लेके इन्फिनिटी। अब हम एक और जो है एक मिरर इमेज बनाएंगे जो माइनस जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे, और इस पूरे ग्राफ को हम फिर न्यूक्लियस प्लॉट से जानेंगे। तो इस तरीके से एक मिरर इमेज, अगर इसकी हम मिरर इमेज बना दें तो ये न्यूक्लियस प्लॉट हो जाएगा। और उसको फिर क्या करेंगे? दोनों मिरर इमेजों को आपस में ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसको, और फिर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है -1 + j0, इसे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये वाला पॉइंट किसी सर्किल के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो -1 लेंगे। अगर कोई जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सर्किल अगर बन रहे हैं तो प्लस लेंगे, जब एन सर्किल हो रहा हो। अगर एन सर्किल नहीं हो रहा तो एन इज 0। एन सर्किल हो रहा है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो एन माइनस की वैल्यू ली जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन यानी सर्किल के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। ये एक हमारा जो है न्यूक्लियस प्लॉट में हमको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस प्लॉट में फिर हम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये वाला फार्मूला लेंगे, n = p - z। अब ये क्या चीज है? ये है नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट विद साइन, साइन के साथ एनसर्किलमेंट कितने हैं, यानी कि कितने जो है एनसर्किलमेंट हो रहे हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपको समझाया था +1 कब लेंगे, प्लस और माइनस वैल्यू कब ली जाएगी। उसके बाद P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, ओपन पोल्स, जो कि एक तरीके से अनस्टेबल की तरफ हो रहा है। यानी कि अगर ओपन लूप मेरा अगर अनस्टेबल है, यानी कोई भी रूट राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो उसको लिखना है कितने पोल्स ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल कर रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप P की वैल्यू 0 लोगे। एक रूट है जो कि राइट हैंड साइड में जा रहा है तो 1 लेंगे। 2 रूट है जो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो 2 लेंगे। किसके? ओपन लूप के। क्लोज लूप का, अब क्लोज लूप जब हम उसको फीडबैक करेंगे, क्लोज लूप कर देंगे, यानी उस सिस्टम को क्लोज लूप कर दिया जाए, तो क्या अब वो सिस्टम अनस्टेबल की तरफ हो गया है या बी स्टेबल है, उसे चेक करने का फिर ये कंप्लीट फार्मूला है। तो एन सर्किलमेंट काउंट कर लो, जो पोल्स हैं, ओपन पोल हैं, उसके रूट कितने बाहर जा रहे हैं उन्हें देख लीजिए, उससे जेड ये क्लोज लूप के पोल्स निकल के आ जाएंगे। अगर ये क्लोज पोल्स 0 आ रहे हैं तो मेरा कोई भी रूट बाहर नहीं जा रहा, मेरा सिस्टम स्टेबल है। एच की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं अनस्टेबल जा रहा है। तो एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो एच की वैल्यू 0 होने के लिए जितने भी एनसर्किलमेंट हों, यानी कि वो उतने ही पोल के बराबर, यानी कि अगर ये वैल्यू 0 है तो ये भी 0 होनी चाहिए, ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, सिस्टम को स्टेबल होने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम अनस्टेबल। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, एक एनसर्किलमेंट निकल के आ रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एनसर्किलमेंट +1 आ रहा है और एक पोल हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ओपन पोल। देखिए ओपन पोल मेरा 1, यानी कि मेरा ओपन पोल तो सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन जब मैंने उसको फीडबैक किया तो फीडबैक करने पर एक एनसर्किलमेंट आया और एक ये आने की वजह से सिस्टम मेरा क्या हो गया? ये दोनों सेम हो गए और जेड जो है इस वक्त क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस वक्त क्लोज लूप जो है मेरा सिस्टम स्टेबल हो जा रहा है, लेकिन ओपन लूप बशर्ते अनस्टेबल था। ओपन लूप अनस्टेबल होने के बावजूद क्लोज लूप मेरा स्टेबल है। ये एक इसके अंदर चीज़ चेक करनी है। आइए अब आगे और इसमें क्या करते हैं? गेन मार्जिन निकालते हैं। जैसे बोर्ड प्लॉट में निकालते थे, बोर्ड प्लॉट में गेन मार्जिन में बस हम लॉग लेते थे, या लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम ही है। अगर लॉग लेते तो ये हमारा फार्मूला बोर्ड प्लॉट में गेन मार्जिन का था। लॉग नहीं लेंगे तो सिंपल हमारा मार्जिन निकालने का फार्मूला। फेज मार्जिन जैसे बोर्ड प्लॉट में निकालते थे ऐसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे, तो सेम फार्मूला। और ये फाई जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। ठीक, जब गेन क्रॉस हो, ये वो एंगल जब गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर जो है हमने एंगल निकालना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन इन फार्मूले से निकलेगा। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है GS HS दिया है K S 1 + 2S 1 + S। इसमें अब क्या कह रहा है वो? गेन मार्जिन भी बताइए, फेज मार्जिन बताइए, स्टेबिलिटी बताइए और इसका पोलर प्लॉट या न्यूक्लियस प्लॉट बनाइए, ड्रॉ करिए। तो ये कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो अब इसमें हमें पहले क्या करना है, हर सवाल में हमें ये करना है, ये क्वेश्चन आया इसमें हम हर जगह एस की जगह क्या कर दें, जे ओमेगा कर दिए। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें इसे पोलर फॉर्म में लाना है, तो पोलर फॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला है, रियल एक्सिस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इसका रियल जो है 0 है, इमेजिनरी का स्क्वायर करेंगे फिर उसका रूट लेंगे तो ओमेगा ही रह जाएगा। इसका जो है रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी 2 है, 2 ओमेगा है। तो जब इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका रूट। इस तरीके से इसको जो है मैग्नीट्यूड कर दिया, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। एंगल निकालने का फार्मूला, फिर नीचे के जो एंगल्स है वो हमेशा माइनस में लिए जाएंगे। तो ये tan इनवर्स रियल इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो इसलिए इसका -90 डिग्री इसका। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर होता तो माइनस का 180 डिग्री, यानी कि एस की पावर जितनी होगी उतना ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -tan 2 ओमेगा। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें कितना है 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, तो 2 ओमेगा माइनस ऐसे ही फिर इस तरीके से। तो ये एक एंगल निकलने का फार्मूला आ गया, ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे हम 0 से लेके इन्फिनिटी करते हैं तो इसमें क्या वेरिएशन आता है और एंगल में क्या वेरिएशन आता है, इसे एक प्लॉट में अगर बनाएं तो इसे पोलर प्लॉट कहते हैं। और यही देखिए बोर्ड प्लॉट जैसा भी था, बोर्ड प्लॉट में भी हम एंगल को इसी तरीके से करते थे, लेकिन मैग्नीट्यूड में बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि मैग्नीट्यूड में हम लॉग ले लेते थे, बोथ द साइड लॉग। तो लॉग लेने पर ये जो है बोर्ड प्लॉट बन जाता था। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ओमेगा की वैल्यू हम शुरू करेंगे पहले 0 लेकर के देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, जब ये 0 ये भी 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ पहुंच गया। और एंगल अगर 0 ओमेगा की वैल्यू रख दे, 0 रख दे तो 0, तो इस तरीके से माइनस का 90 डिग्री, ये सब 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड 0, 90 के इसमें इन्फिनिटी इसमें तो ये -90, ये भी -90, ये भी -90, तो -290। तो ओमेगा की वैल्यू जब 0 थी तो ये आंसर आए, ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी आई तो ये आए। इन दोनों को अब हम ग्राफ में एक साथ बना करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए अब ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ है जो मैंने ब्लैक स्केच से बनाया है, ये पोलर प्लॉट के तरीके हैं। तो देखिए 0, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -2, नीचे से एंगल सारे माइनस के, ऊपर से एंगल लिए जाएंगे तो प्लस के। तो अब जो है पोलर प्लॉट में सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू जब 0 थी तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या था, इन्फिनिटी, इसलिए देखिए ये वाली वैल्यू कहीं काटेगी नहीं, ये कहीं इस ओरिजिन से मैं इसको नाप ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कहीं काट ही नहीं रही, तो मैं नापूंगा कहाँ से। तो इसकी वैल्यू नहीं नाप सकते, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इसकी वैल्यू -90 डिग्री की तरफ हम रख रहे हैं, यानी कि जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तो ये लगभग कहीं ना कहीं -90 डिग्री को काटेगा, ठीक। तो -90 डिग्री से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है और एंगल भी जो है कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। उसके बाद एंगल यहाँ पर आकर के -180 डिग्री पर जहाँ ये काट गया, इसको जो है हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उस वक्त मैग्नीट्यूड कितना है, ए, इस ए को हम जो है कहेंगे आपका गेन मार्जिन। तो इसको गेन मार्जिन कहते हैं जब हमारा फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 180 डिग्री को काट रहा है, ठीक। उसके बाद फिर और बढ़े तो हमारा ओमेगा की वैल्यू जब इन्फिनिटी आ गई तो अब एंगल उस वक्त कितना था हमारा -270 डिग्री। तो हम इसे -270 डिग्री पर टच कर देंगे और मैग्नीट्यूड उस वक्त 0 था। तो 0 से जब हम कोई चीज़ आंकते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 0 दिखाने के लिए हमें इसे ओरिजिन पे ही दर्शाना है। तो ये पूरा काले स्केच पेन पे पोलर प्लॉट इस तरीके से बन गया। और रफली एक रफ हैंड से बनाना होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद निकोलस प्लॉट के लिए क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनानी है। तो यानी कि देखिए इसी का एक मिरर इमेज बना दीजिए। तो इसी को मैंने उल्टा एक इधर बना दिया ब्लू पेन से और इसका मिरर इमेज बना दिया। तो अभी ये तीर इधर को जा रहा था तो ये अब इधर को जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर से, यानी ओमेगा से हम स्टार्ट किए थे, इन्फिनिटी की तरफ चले थे, इसलिए इसका डायरेक्शन ऐसे है। ऐसे फिर यहाँ से हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो है यहाँ को जाएगा, यानी कि -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और -0 की तरफ जाएगा। अब -0 और +0 को हम जोड़ेंगे, कंप्लीट कर देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इस तरीके से एक सर्किल के साथ जोड़ दीजिए। अब ये वाले का भी हमें कुछ रूल्स हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स देखिए -π, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ा तो एक तरीके से हमने कितनी डी है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस का एंगल लेना है तो -180 डिग्री बन गया। ये कहाँ से आ गया, ये टाइप बताता है।
तो टाइप देखिए इसका टाइप क्या था, एस की वैल्यू 1, तो एस की वैल्यू 1 जो है इसकी टाइप 1 है। एस की वैल्यू 0 होती तो 0 टाइप, एस की वैल्यू 2 तो 2 टाइप, एस की वैल्यू 3 तो 3 टाइप। तो जितने टाइप होंगे उतना ही पाई से उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यानी कि माइनस पाई से, सॉरी, तो माइनस पाई अगर एस की पावर 0 है तो माइनस पाई इंटू 0 तो 0, माइनस पाई इंटू एस की पावर 1 है तो माइनस पाई, 2 है तो माइनस का 2 पाई। यानी कि ये बता रहा है कि हम इसको जो ज्वाइंट करेंगे कितने सर्किल के साथ, यानी कितना हमें जो है सर्किल बनाना है। तो हमारा तो एस की पावर यहाँ पर 1 थी, तो कितना टाइप है 1, तो माइनस पाई जो है इसके अंदर है, तो इसको और इसको हमें जोड़ना है कितने डिग्री से, माइनस पाई डिग्री से। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुए और माइनस का ये हमारा माइनस का 90 डिग्री आ गया। जब यहाँ से शुरू हुए तो ये एंगल कितना है, माइनस का 90, फिर माइनस का 90, तो यहाँ और इसको जो मैंने जोड़ा तो माइनस 180 डिग्री से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन दिखाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एन की वैल्यू जब 1 है, एन की वैल्यू 2 होती तो मुझे एक सर्किल और बनाना पड़ता है, एन की वैल्यू 3 होती तो एक सर्किल इसके अंदर और करना पड़ता। तो ये टाइप से मुझे पता चलेगा कि मैं इनको कैसे जोड़ूं। ठीक, तो अब जो है ये मेरा न्यूक्लियस प्लॉट हो गया। अब इसमें जो है देखिए, अब इसमें और चीज़ें जो है स्टेबिलिटी जो है चेक करने के लिए इसमें आप कैसे चेक करेंगे, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पहले निकालेंगे। जब गेन 1 हो जाए, इसे जो उस फ्रिक्वेंसी को हम गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला जब 1 हो जाए तो, और के की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, जैसे बोर्ड प्लॉट में करते हैं। बोर्ड प्लॉट में भी हम के की वैल्यू 1 लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फिर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व किया, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आ गई 0.57, यानी ये वो फ्रिक्वेंसी जब गेन सिस्टम का क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो अब इस वक्त फेज क्या है, तो हम अपने फेज वाले फार्मूले पर इसकी वैल्यू को रख दीजिए, इस फ्रिक्वेंसी को रख दीजिए। तो जो 180 फेज मार्जिन निकालने का फार्मूला 180 प्लस 5, तो 180 प्लस जो भी एंगल निकल के आया इसमें कर दीजिए, तो प्लस 157 फेज मार्जिन निकल के आया, पॉजिटिव फेज मार्जिन निकल आया। तो ये कहाँ का मार्जिन है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये यहाँ पर, जब यहाँ पर ये काटा तो वो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, सॉरी फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी था, क्योंकि 180 डिग्री को काट रहा था। और इस वक्त जो ये मैग्नीट्यूड निकल के आया है, ये सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर जो है ये आपका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ से, और इसकी वैल्यू जो हो गई है 1 हो चुकी है। तो किस फ्रिक्वेंसी पे ऐसा होगा, इस फ्रिक्वेंसी को हम फेस क्रॉस ओवर, सॉरी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहेंगे। तो यहाँ जो लाइन को गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, और इसको कहेंगे फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये 190 डिग्री, और ये गेन मार्जिन, इसकी लंबाई को हम गेन मार्जिन कहेंगे, और इसके जो है वेक्टर की एंगल को फेज मार्जिन कहेंगे। तो ये फेज मार्जिन हमारा 11.57 आया। ऐसे ही अब हम आपको देखिए फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कैसे निकाला है, जब एंगल क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का एंगल माइनस 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जब जो है 180 डिग्री क्रॉस हो जाए, यानी इसका एंगल क्या हो जाए, माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 180 डिग्री जब इसे सॉल्व करेंगे टिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स की हेल्प से, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कब होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी। तो इसको 0 किया तो ओमेगा की वैल्यू जो है फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई। इसको हम जो है गेन वाले फार्मूले में, मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले में इस फ्रिक्वेंसी को रख लीजिए और लॉग ले दीजिए। तो बोर्ड प्लॉट में जैसे करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो मैग्नीट्यूड निकल के आया 0.66 निकल के आया। तो 0.66 का लॉग ले दिया तो 3.61 dB के रूप में हमारा जो है आंसर आ गया गेन मार्जिन। दोनों मार्जिन प्लस में आया, इसलिए स्टेबल सिस्टम स्टेबल है, जैसे बोर्ड प्लॉट में। अब इसमें देखिए, अब के की वैल्यू हमने जब 1 मानी थी तब ये सिस्टम मेरा स्टेबल था। अब के की वैल्यू की लिमिटेशन बताइए, के वैल्यू कहाँ तक सिस्टम मेरा स्टेबल या अनस्टेबल है। तो अब देखिए, ये जो हमारा गेन यहाँ पर कट रहा था, तो गेन क्रॉस ओवर 180 डिग्री पर जब ये चीज़ कटी तो इसे क्या कहते हैं हम, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो उस वक्त मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं हम, जो ए है इसको कहते हैं गेन मार्जिन। तो ये हमारा गेन मार्जिन है। तो गेन मार्जिन को, यानी ये मार्जिन जो है इक्वल टू 1 हो जाए, यानी ये वाली वैल्यू 1 हो जाए या 1 से नीचे हो जाए, तो मेरा एन सर्किल, ये जो सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो ये सर्किल अभी इसकी इस पॉइंट के अंदर नहीं है। यानी इस ये पॉइंट अगर इसके अंदर आ जाए, यानी ये बढ़ता चला जाए और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसके अंदर हो जाए, तो 2 सर्किल हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्किल ये और एक सर्किल बाहर। तो 2 सर्किल हमारे ये दर्शा रहे हैं अगर ये पॉइंट अंदर है, लेकिन अभी फिलहाल पॉइंट अगर बाहर है तो कोई भी सर्किल है। तो ये वाली जो -1 + j0 को कितना एन सर्किल कर रहा है, ये स्टेबिलिटी बताने में हमारी हेल्प करेगा। तो k की वैल्यू क्या हो जो मेरा ये एन सर्किलमेंट की सिचुएशन है। तो अब देखिए, ये वाली वैल्यू जो है अभी हमने निकाली 0.66 ये निकल के आ रही है।
तो 0.66 आपको पता ही है 1 से छोटा है, तो यानी कि ये अभी एनसर्किल नहीं कर रहा, इसको एनसर्किल नहीं कर रहा, तो सिस्टम क्या है इसमें एनसर्किलमेंट क्या आ रहे हैं 0, तो एनसर्किलमेंट 0 और पोल कोई इसका है ही नहीं, ओपन पोल कोई जो है मेरे जा ही नहीं रहे। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ओपन पोल जो है कोई भी पोल मेरा राइट हैंड साइड, ये ओपन पोल के रूट्स है, तो ओपन पोल के रूट्स कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं जा रहे, तो सारा सिस्टम, ये मेरा सिस्टम इज स्टेबल। अब मैं अगर इसे फीडबैक करता हूँ, क्लोज लूप करता हूँ, तो क्लोज लूप करने में इसकी जो है इस सिचुएशन पे जब के की वैल्यू 1 थी, तो ये एनसर्किलमेंट क्या है 0 है, कोई सर्किल नहीं हो रहा उस पॉइंट के अंदर, पोल कोई 0 है ही नहीं, तो जेड क्लोज लूप के पोल भी कोई 0 नहीं है, यानी कि कोई पोल रूट बाहर नहीं जा रहा, तो सिस्टम स्टेबल है। राइट हैंड साइड की तरफ कोई रूट नहीं जा रहे, सिस्टम मेरा अनस्टेबल है। तो ओपन लूप भी स्टेबल है, क्लोज लूप भी स्टेबल है। किस टाइम पर? जब के की वैल्यू 1 थी, क्योंकि उस वक्त पॉइंट यहाँ पर ये कहाँ काट रहा था, 0.66 पर काट रहा था। लेकिन अगर के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएं तो ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो ये वैल्यू जब यहाँ पर देखिए अब आ जाए, तो ए की वैल्यू जब 0.66 थी, अब के की वैल्यू तो हमने यहाँ 1 माना, लेकिन अब हम के को लिमिट कर रहे हैं, तो 0.66 इंटू के, ये जो मैग्नीट्यूड अभी हमारा 0.66 निकला था जब के की वैल्यू जो है 1 थी, लेकिन अब हम के की वैल्यू को 1 नहीं मान रहे हैं, तो के की वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम स्टेबल ही जब ही रह पाएगा। तो इससे के की वैल्यू निकल के आई 1.52। इसे आप रूट हार्वेस्ट क्राइटेरिया से भी निकाल सकते थे, ये के की वैल्यू रूट हार्वेस्ट क्राइटेरिया से भी यही निकल के आती। तो इस तरीके से ये के की वैल्यू अगर आप 1.52 से ज़्यादा रखोगे तो ये एनसर्किलमेंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और ये एनसर्किलमेंट जब बढ़ जाएगा तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर आने की वजह से 2 एनसर्किल बन गए, और जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गए, इसलिए यहाँ पर n जो है -2 हो जाएगा, और n -2 हो जाने की वजह से और जो है पोल तो मेरा कोई था ही नहीं ओरिजिनल स्टेबल अनस्टेबल, तो इस तरीके से पोल तो 0 ही लेने हैं, जेड यहाँ पर 2, तो 2 रूट लोकेटेड हो जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, एस प्लेन में अनस्टेबल की तरफ हो जा रहा है। ओपन लूप मेरा स्टेबल है, लेकिन फीडबैक लूप मेरा अनस्टेबल हो गया, के की वैल्यू जब 1.52 से बड़ी रख दी। अगर इससे कम रखेंगे तो सिस्टम में एनसर्किलमेंट कुछ भी नहीं होगा, एनसर्किलमेंट 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू 0 आएगी, कोई रूट राइट हैंड साइड में नहीं होगा, सिस्टम स्टेबल। तो इस तरीके से ये जो है मेरा सिस्टम को परखना है, तो इसको हम जो है रूट पोलर प्लॉट या निकोलस प्लॉट जो है बनाते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों को हमने इसमें दिखाया हुआ है। थैंक यू।